हेलो एवरीवन। मैं सीए सचिन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनअकैडमी में। आई एम अ फैकल्टी फॉर SCM PE CA फाइनल एंड कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर CA इंटरमीडिएट। मैं बहुत सालों से दिल्ली के अंदर पढ़ा रहा हूँ और अब से कुछ टाइम पहले मैं अनअकैडमी के साथ एसोसिएट हुआ और ये एक बेहद उम्दा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर कर अपने करियर को शेप दे सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। CA फाइनल SCM PE बजटरी कंट्रोल कॉन्सेप्ट है, हमारा चैप्टर नंबर 11 है। उसमें एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें केस स्टडीज़ वगैरह आती हैं बट इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। आप लोग हमारे रेगुलर बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं प्लस कोर्स के, उसमें सब्सक्रिप्शन लेके आप उन क्लासेस के अंदर आ सकते हैं। मेरा अनअकैडमी में मंडे टू सैटरडे एक बैच चलता है जो सुबह 7 से 9 बजे तक होता है। हमने उसके अंदर कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं, बाकी टॉपिक्स ऑनगोइंग है, आप उस बैच को स्टिल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपके साथ अब बजटरी कंट्रोल टॉपिक को डिस्कस करूंगा और बजटरी कंट्रोल टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच। ये क्या होता है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखिएगा, सबसे पहले बजट का मतलब क्या रहता है। बजट का मतलब होता है प्लानिंग करना। बजट का मतलब होता है प्लानिंग करना। बेसिकली बजट क्या है? बजट एक क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर आप बजट को रुपए पैसे में बना रहे हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप बजट को लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, केजी, आवर्स में बना रहे हैं तो वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। तो बजट क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसको हमेशा टाइम पीरियड से पहले बनाया जाता है, मतलब कभी भी इसको टाइम पीरियड के बाद नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बजट बनाना है सितंबर का तो आप अगस्त में बनाओगे, अगर आपको नवंबर का बनाना है तो आप अक्टूबर में बनाओगे। तो बजट को हमेशा टाइम पीरियड से पहले बनाया जाता है। बजट के अंदर हम पॉलिसीज लिखते हैं। पॉलिसीज यानी कि हम क्या काम करेंगे वो बजट के अंदर लिखते हैं, जिससे कि जब बजट पीरियड शुरू हो हम उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। अब जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो ये कहता है कि मैं आने वाले एक वीक की प्लानिंग करूँगा कि मैं उसके अंदर क्या क्या पढ़ूँगा। तो वो एक पर्चे पर वो सारी शेड्यूल लिखता है जो आने वाले एक हफ्ते में वो फॉलो करेगा, जो करना चाहता है। इसको बोलते हैं पॉलिसीज। अब जैसे ही वो वीक शुरू होगा उसके माइंड में काफ़ी क्लैरिटी रहेगी कि आज उसको क्या करना है। उसको इधर उधर देखने झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फटाफट से वहाँ से देखकर अपने ऊपर काम कर सकता है। तो पॉलिसीज लिख रखी हैं, बजट पीरियड शुरू हो गया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जाम अच्छे नंबर से पास करना। और साथ में ये एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि ये आर्ट्स के अंदर बनाई जा रही है, इसमें रुपया पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो बजट का मतलब हुआ क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइम पीरियड से पहले बनाना, पॉलिसीज को लिखना जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ बजट के बनाने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक होता है पार्टिसिपेटिव अप्रोच और एक होता है इम्पोज्ड स्टाइल। जो इम्पोज्ड स्टाइल होता है वो टॉप टू बॉटम कहलाता है। इम्पोज स्टाइल के अंदर जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है वो कुछ एक बड़े लोगों के साथ मिलकर, जो सीनियर लेवल पर होते हैं, बंद कमरे में बैठकर ऊपर से नीचे तक का सबका बजट बना देते हैं। चाहे कोई बंदा सेल्स में हो या फाइनेंस में हो, अकाउंट्स में हो, इस तरह से बजट बना के उनको टारगेट दे दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं इम्पोज्ड स्टाइल या टॉप टू बॉटम। इसमें दिक्कत ये होती है, टॉप मैनेजमेंट को कई बार लोअर लेवल की प्रॉब्लम्स नहीं पता होती, उनको ये नहीं पता होता कि उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो अगर वो स्ट्रिक्ट बजट बना देते हैं, डिमांडिंग बजट बना देते हैं, रिजिड बजट बना देते हैं, तो वो बजट पूरा नहीं हो पाता। इससे उन लोगों की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है और कई बार वो डीमोटिवेट भी हो जाते हैं।
एक होता है पार्टिसिपेटिव अप्रोच, बॉटम अप। इसमें जो बजट बनाया जाता है वो रिस्पेक्टिव मैनेजर और उसके नीचे जो लोग होते हैं वो मिलजुल कर जॉइंट प्रोसेस के अंदर बजट बनाते हैं। बजट बनाने के बाद वो अपने बजट को टॉप मैनेजमेंट को सबमिट कर देते हैं। टॉप मैनेजमेंट उसको रिव्यू करता है। अगर टॉप मैनेजमेंट को लगता है बजट ठीक है, इसमें कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कंपनी का जो मेन बजट होता है उसमें उसको इनकॉर्पोरेट करवा देता है और अपने स्टाफ को बोलता है कि अब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं एंड यू मेक एफर्ट्स टू अचीव दिस बजट। तो इसमें क्या है, वर्कर का इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है। इसमें वर्कर उस बजट की ओनरशिप लेता है। वर्कर कभी भी ये नहीं कह सकता कि आपने मेरे लिए अनरियलिस्टिक टारगेट रख दिए थे। क्यों? क्योंकि टारगेट वर्कर ने ही सेट किया है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है, कई बार ना वर्कर बहुत इजी टारगेट सेट कर देता है, या अगर एक्सपेंस का बजट है तो वर्कर ओवर एस्टिमेट कर देता है क्योंकि उसको पता है कट पिट कर थोड़ा कम मिलेगा और उतना मिल जाएगा जितना वो डिज़ायर कर रहा है। तो कई बार वर्कर इन्वॉल्वमेंट की वजह से दिक्कत भी आती है। और वर्कर इन्वॉल्वमेंट में होता क्या है, जब वो मैनेजर के साथ बैठ के बजट बनाते हैं तो वो कई बार आपस में भी झगड़ते हैं और मैनेजर का टाइम भी वेस्ट करते हैं। और ये भी देखा गया है, जो वर्कर होते हैं ना वो काम में तो बहुत अच्छे हैं बट वो प्लानिंग में अच्छे नहीं होते। तो अगर हम उनको बजट में इन्वॉल्व करते हैं तो वो बेहतर बजट हमें दे नहीं पाते हैं। तो ये दोनों बजट के बीच में डिफरेंस हो गया। हम एक बार अपने नोट्स में से पढ़ेंगे। ये कंटेंट हमने आपके स्टडी मटेरियल से लिया है, आप देख सकते हैं। हमने लिखा है टॉप डाउन ऑब्लिक इम्पोज्ड स्टाइल। देखिए क्या लिखा है, बजट कैन बी प्रिपेयर्ड सेंट्रली and subordinate have little influence on target setting. Budget can be prepared centrally. मतलब एक ही डिपार्टमेंट में बैठ के बजट प्रिपेयर किया जा सकता है। एंड सबॉर्डिनेट हैव लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन टारगेट सेटिंग, और जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं होता उन टारगेट्स के ऊपर। तो बजट सेंट्रली बनाया जाता है और उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। The benefit of top-down approach is that it can produce quickly and involve less management time than other option. बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ ही लोग बैठ के बजट बनाएंगे तो उसमें डिफरेंट व्यूज़ नहीं आते, डिफरेंट ओपिनियन नहीं आती और वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बड़ी जल्दी काम कर लेते हैं। अगर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, कभी किसी को टाइम नहीं मिलता, कोई एब्सेंट होता है तो उसमें डिलेस काफ़ी होते हैं। तो इस बजट की सबसे खास बात यह है, हम इसको क्विकली बना सकते हैं और लेस टाइम के अंदर बना सकते हैं। However, significant risk of inaccurate budget being set, they are also not acceptable to subordinate managers. लेकिन इसमें रिस्क ये है, inaccurate बजट बना देते हैं जो उनको एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो हर चीज़ की अपनी अच्छी कुछ कमियां होती हैं और कुछ विशेषताएं, खास बातें होती हैं, ऐसे ही इस बजट की हैं। मैं एक बार रिकैप कराता हूँ। इस बजट का नाम है टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे तक। इसको इम्पोज स्टाइल भी बोलते हैं। सेंट्रली बंद कमरे में बजट बनाया जाता है। विशेष बात यह है, ये जल्दी बन जाता है और इसमें लेस कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं होता सबॉर्डिनेट्स को और वो कई बार उसको अचीव ना करने की वजह से डीमोटिवेटेड फील करते हैं और ब्लेम लगाते हैं कि आप हमें अनरियलिस्टिक टारगेट्स दे देते हैं। बजट देखो कैसे बन रहा है। सीनियर मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट प्लान, एलोकेशन टू डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्ट, एलोकेशन टू बजट होल्डिंग स्टाफ। जो सीनियर मैनेजमेंट है वो अपना एक विजन लेके चलती है। उस विजन के तहत वो डिपार्टमेंटल मैनेजर को एक एक ऑब्जेक्टिव देती है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ टारगेट्स असाइन कर देती है और बोलते हैं बजट होल्डिंग स्टाफ को कि आप इन टारगेट्स को अपने बजट में डाल दो और सभी को इन्फॉर्म कर दो। नेक्स्ट है बॉटम अप, subordinate manager to participate in preparation of their own budget and these budget to be reviewed by senior management. This is called bottom up approach, sometimes referred as participative. Participative approach में सबॉर्डिनेट को बोला जाता है आप अपना बजट खुद बनाइए। तो सबॉर्डिनेट जो है वो अपना बजट खुद बनाते हैं, अप्रूवल के लिए टॉप मैनेजमेंट को देते हैं, टॉप मैनेजमेंट उसको रिव्यू करता है, अगर सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो उसको ओके कर दिया जाता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। Budget holding staff needs assessment.
सबमिट टू डिपार्टमेंटल मैनेजर, क्वांटिफाई रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट एंड सबमिट टू सीनियर मैनेजमेंट, रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्टेड। सीनियर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल, बजट होल्डिंग स्टाफ। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है बजट होल्डिंग स्टाफ। छोटे छोटे स्टाफ अपने बजट बना के अपने मैनेजर को सबमिट कर देते हैं। मैनेजर उसको चेक करता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं या हम इतना खर्च कर सकते हैं। उसको लगता है हाँ, तो वो सीनियर मैनेजमेंट को सबमिट कर देता है। सीनियर मैनेजमेंट के सामने दो रास्ते होते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। कई बार वो रिजेक्ट करता है और अपने मैनेजर को बोलता है इसको रिव्यू करो, और अगर वो एक्सेप्ट करता है तो अब वो सीधा डिपार्टमेंटल मैनेजर को अप्रूवल दे देता है और बजट होल्डिंग स्टाफ को बोलता है इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। हमारे पास इस कॉन्सेप्ट पे एक केस स्टडी भी है जो हम आज के सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ये केस स्टडी हम लोगों ने आप ही के स्टडी मटेरियल से ली है और इस केस स्टडी को अब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आइएगा ज़रा, मैं आपके साथ इस केस स्टडी को अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ बिल्कुल कनेक्टेड रहिए। आइएगा, हम लोगों को हिस्ट्री ऑफ कंपनी दे रखी है, ज़रा चेक करते हैं यहाँ क्या लिखा है। हिस्ट्री ऑफ कंपनी, ग्रेट बस टूअर्स कंपनी लिमिटेड GBTCL is an open top double decker bus sightseeing company। ये लोग बसेस चलाते हैं, ओपन टॉप डबल डेकर बस। ऐसी बस मैंने लंदन में बहुत देखी हैं। वहाँ पे डबल डेकर बस होती है, अंदर से ही सीढ़ी होती है ऊपर जाने के लिए, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो खुला होता है। तो बेसिकली वो टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, आप उनका व्यू उसमें से बहुत बेहतर ढंग से ले सकते हैं क्योंकि ऊपर खुला होता है। पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड विद इट्स स्पेशल रेड एंड क्रीम कलर्ड बस, और आमतौर पर ये रेड और क्रीम कलर की बसेस होती हैं। इट कमेंस ऑपरेटिंग इन स्मॉल टाउन ऑफ मेघालय इन जून 2013। अरे ये तो इंडिया में ही चल रही हैं ये वाली बसेस, अब मेघालय में चलती हैं। 2013 में इन्होंने 4 बसेस के साथ अपना काम शुरू किया था, एंड एज ऑफ 2017 ऑपरेटेड ओवर 44 बसेस इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। और आज तक इन्होंने 44 बसेस ऑपरेट कर ली हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में। GBTCL ऑपरेट्स 5 रूट विद स्टॉप्स एट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये लोग 5 रूट पे बसेस को चलाते हैं। द कंपनी रन हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस टूर ऑफ वेरियस हिल्स विद 124 आवर्स टिकट वैलिड फॉर अनलिमिटेड जर्नी ऑन द रूट। ये हॉप ऑन हॉप ऑफ एक टूर का नाम दे रखा है। 24 आवर्स टिकट वैलिड है फॉर अनलिमिटेड जर्नी ऑन द रूट। अब मैं आपको एक बार इसका ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे हम लोग तो दिल्ली में हैं, दिल्ली के अंदर जो रोड ट्रांसपोर्ट की बसेस चलती हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट की, वो DTC की चलती हैं। DTC की जो बसेस हैं वो यहाँ पे ना एक तो रेड कलर की होती हैं, इसका मतलब वो AC बस है। एक ग्रीन और ऑरेंज होती हैं, वो नॉन AC है, बट फ़र्क ये है ग्रीन प्योरली सरकार की है और जो ऑरेंज है उसमें प्राइवेट प्लेयर मिक्स होते हैं। इसके अलावा एक बस चलती है ब्लू, उसका नाम है हो बस। आजकल वो नहीं दिख रही है कोरोना की वजह से, अदरवाइज हो बस पहले बहुत फेमस हुआ करती थी और बहुत जल्द रीस्टार्ट वो लोग करेंगे अपनी इस बस को। वो दिल्ली में एक एरिया है जनपद, वहाँ से चलती है। उसमें 2 तरह की टिकट्स अवेलेबल होती है, एक 4 घंटे की, एक 8 घंटे की। करीब 8 घंटे का 350 रुपये होता है। कनॉट प्लेस से वो लोग बिठाते हैं लोगों को और दिल्ली के साइट सीइंग घुमाते हैं, और घुमाने के बाद फिर आपको वहाँ उतार देते हैं।
अब जैसे कि मैं इस क्वेश्चन के पहले पैराग्राफ को देख पा रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा है। इसका क्रक्स ये है, ये एक टूरिस्ट कंपनी है जिनकी बसेस चलती है डबल डेकर मेघालय में। इन्होंने 4 बस से शुरू किया था और अगले 4 साल में 44 बसेस कर ली हैं। ये लोग बेसिकली 24 आवर्स की टिकट देते हैं जिसमें आप अनलिमिटेड जर्नी कर सकते हैं और बसेस 5 रूट पे चलती हैं। आपको आगे लेके चलते हैं। इनका बजट प्रोसेस या इंसेंटिव प्लान क्या है वो देखते हैं। एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस कंट्रोल एंड इंसेंटिव स्कीम, it has been following participating budgeting approach. ये लोग पार्टिसिपेटिंग अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। पार्टिसिपेटिंग अप्रोच का मतलब वर्कर्स को पार्टिसिपेट करवाते हैं ये लोग बजट के अंदर। इन जुडिशियल बजटिंग इज अ जॉइंट प्रोसेस। बजट जॉइंट प्रोसेस है, होल्डिंग स्टाफ भी इंक्लूड है और साथ में मैनेजर्स भी इंक्लूड है। In which functional division develop their plan in conformity with corporate goals for the next financial year. इसका मतलब ये है, एक रूम के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो प्लस वर्कर बैठते हैं, वो प्लान बनाते हैं और इस तरह से प्लान बनाते हैं कि वो प्लान कॉर्पोरेट गोल को फुलफिल करे, कॉर्पोरेट गोल को अचीव करे। तो कॉर्पोरेट गोल के अकॉर्डिंग, कन्फर्मिटी के अकॉर्डिंग ये अपने प्लान्स बनाते हैं। बेस्ड ऑन दिस प्लान, division prepare functional budget and send to हाँ देखिए ज़रा, मैं आपको ये बता रहा था, ये लोग जॉइंट प्रोसेस में बजट बनाते हैं, यानी कि जो बजट होल्डिंग स्टाफ है, जो वर्कर है, वो टॉप मैनेजमेंट के साथ या अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर के साथ बैठता है, प्लान करता है, कॉर्पोरेट गोल के अलाइनमेंट के अंदर बजट बनाते हैं। The budget after the incorporation of the feedback and suggestion received from site management are finalized for implementation. इसके बाद इन बजट्स को चेक किया जाता है और लगता है सब चीज़ें ठीक है तो इसको इम्प्लीमेंटेशन में दे दिया जाता है। Comparing the actual performance with the yardstick, bonus and other performance related incentive are considered. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन बजट को यार्डस्टिक मानते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड मानते हैं, यानी कि टारगेट मानते हैं। अगर एम्प्लॉय इनको अचीव कर लेता है तो उसको बोनस और इंसेंटिव दिया जाता है। द हायर मैनेजमेंट बिलीव्स that this performance control and incentive scheme is very helpful to measure performance and fixing responsibility. और मैनेजमेंट को भी लगता है ये तो बहुत बेहतरीन तरीका है, इससे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय कर सकते हैं और उनको बोनस वगैरह दे सकते हैं। तो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए ये तरीका सबसे शानदार, सबसे बेहतर है। हमें बजट इनकम स्टेटमेंट दे रखी है, आप देखिएगा यहाँ पर हमारा रेवेन्यू है 113,800, वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 13,600, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल है, उसमें फ्यूल, लुब्रिकेंट, सन्ड्रीज इंक्लूड है। फ्यूल हो गया, इसके अलावा ऑयलिंग है, सन्ड्रीज है, ये सब आ गया। डायरेक्ट लेबर हमें दे रखी है 40,500, वेरिएबल ओवरहेड है 7,700, फिक्स कॉस्ट दो तरह की है, ऑपरेटिंग और मार्केटिंग। अब हमें करंट ईयर इनकम स्टेटमेंट दे रखा है, रेवेन्यू है 93,500, इसके अलावा डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड दो तरह के हैं, एक ऑपरेटिंग और एक मार्केटिंग एंड एडमिन। आगे लेके चलते हैं। एक्चुअल में लॉस हो रहा है। अदर इंफॉर्मेशन, सरप्राइजिंगली अबव given current year actual results were not were clearly showing adverse performance in comparing with budget figure। बिल्कुल ठीक है, ऊपर जो हमको रिजल्ट दे रखे हैं वो बिल्कुल अलग हैं एज कंपेयर टू बजट। बजट में तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था और एक्चुअल में ये लोग लॉस शो कर रहे हैं। मैनेजर ऑफ GBTCL वर अपसेट बिकॉज दे डिड नॉट रिसीव द बोनस। और जो मैनेजर हैं वो बड़ा अपसेट हैं क्योंकि उनको बोनस रिसीव नहीं हुआ। मिस मैगी टूर मैनेजर ऑफ रूट नंबर 3 सेड, और एक मैनेजर है रूट नंबर 3 की, उसने कहा वी लॉस्ट 2 months रेवेन्यू एंड फ्यूल प्राइस आर ऑलमोस्ट डबल। हमें 2 महीने का रेवेन्यू का लॉस हुआ और फ्यूल प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया। वी डिड आवर बेस्ट बट
These circumstances were beyond our control and we should not penalize at all. मिस मैगी, टूर ऑपरेटर, रूट नंबर 3, जब उसको पता चला उसको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो बजट परफॉर्मेंस से खराब है, तो उसने कहा हमारा 2 महीने का रेवेन्यू टोटल लॉस हो गया। अब क्यों लॉस हुआ ये तो आगे पढ़ के पता चलेगा। साथ में वो कहती है परफॉर्मेंस खराब होने के पीछे कारण ये है, फ्यूल के प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गए। और ये डबल क्यों हुए? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रहे होंगे। इन सपोर्ट ऑफ अवर स्टेटमेंट मिस मैगी प्रूव द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसने 3 बातें बताई। रेन इज कॉमन इन नॉर्थ रीजन but the past year set a record in numbers. In July, expected average was 1577 mm and received 1810 mm. In August, the expected average rain was 990 mm and actual received 1535 mm. Heavy rain in these 2 months disturbed normal life of the region. 2 महीने जुलाई अगस्त में जो एवरेज बारिश होती है उससे ज़्यादा बारिश हुई, उसने सारी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब कर दी। जब नॉर्मल वहाँ के रहने वाले लोग डिस्टर्ब हो गए तो टूरिस्ट कौन आएगा? इस वजह से 2 महीने बिल्कुल ख़राब हो गए। द फ्यूल प्राइस हैज राइजन ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली सिंस लास्ट ईयर ड्यू टू सर्ज इन ग्लोबल क्रूड प्राइस। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से जो फ्यूल प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट डबल हो गया और दिन पे दिन वो बढ़ता ही रहा। Additional operating expense 22 lakhs also incurred to remove the milky appearance and give stainless a nice look affected by heavy rain. अब जब बारिश आती है तो बस के ऊपर पानी गिरेगा तो कहीं ना कहीं बस का पेंट वगैरह खराब होगा, तो होता क्या है थोड़ा सा उसके ऊपर नमक जैसा लुक आ जाता है, वाइटनेस आ जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए, स्टेनलेस स्टील लुक देने के लिए हो सकता है इन्होंने दोबारा पेंट वगैरह कराया हो और 22 लाख रुपया इनका इसके अंदर लग गया। She claimed revised budget with consideration of our factor would give different result and lead to different conclusion. वो कहती है अगर आप रिवाइज बजट बनाएं तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, डिफरेंट कंक्लूजन्स आएंगे, हो सकता है आप हमें इंसेंटिव देने के लिए तैयार हो जाएं। रिक्वायर्ड एनालाइज टूर मैनेजर व्यू, हम लोगों को टूर मैनेजर व्यू को एनालाइज करना है। मैं आपको एक बारी ये जो केस स्टडी है वो फिर से समझाता हूँ और इसके पीछे वजह क्या है वो आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा, GBTCL कंपनी है, ये लोग टूरिस्ट बसेस चलाते हैं मेघालय में, डबल डेकर बस है। इन्होंने 2013 में काम शुरू किया था 4 बसेस के साथ, अब इनकी 44 बसेस हो गई हैं 2017 तक, नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर। 5 डिफरेंट रूट्स पर इनकी बसेस चलती हैं और जो टूरिस्ट होता है वो 24 आवर्स की टिकट लेकर उसमें अनलिमिटेड जर्नी कर सकता है। इनकी कंपनी में सिस्टम ये है, यहाँ पार्टिसिपेटिव अप्रोच फॉलो होती है कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए, वर्कर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। वर्कर को अपने मैनेजर के साथ एक जॉइंट प्रोसेस में बिठाया जाता है, वो कंपनी के गोल को सामने रखते हुए अपने टारगेट्स बनाते हैं, उसको टॉप मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं। टॉप मैनेजमेंट का कोई फीडबैक है तो ठीक उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है और फिर उसको कंपनी के ओवरऑल बजट में डाल दिया जाता है। जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है वो इस टेक्निक से बहुत खुश है, वो कहते हैं इससे वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की जा सकती हैं और साथ में उनको बोनस अवार्ड किया जा सकता है। लास्ट ईयर का बजट जो वर्कर की इन्वॉल्वमेंट से बनाया गया उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखता था, लेकिन जब एक्चुअल में काम हुआ तो उसमें लॉस आया। रूट नंबर 3, उसकी टूर ऑपरेटर टूर मैनेजर है मिस मैगी, उसको साफ बोल दिया गया क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो तुमको बोनस नहीं मिलेगा। शी इज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड और उसने 3 बातें कही। पहला, हम लोगों ने 2 महीने का रेवेन्यू ऑलमोस्ट लॉस कर दिया, हम लोग 2 महीने बिल्कुल भी नहीं चले, 1 जुलाई 1 अगस्त, मेनली टूरिस्ट सीजन वही होता है और उन 2 महीने बिल्कुल भी नहीं चले क्योंकि इन 2 महीने जो बरसात है वो ज़रूरत से ज़्यादा हुई और इसकी वजह से नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो गई और टूरिस्ट सीजन हमारा बिल्कुल निकल गया। दूसरा, जो फ्यूल प्राइस है, जो बस में फ्यूल डलवाते हैं, डेली वो फ्यूल बढ़ता रहा और इस हद तक बढ़ गया कि वो डबल हो गया और इसके पीछे कारण है इंटरनेशनल क्रूड प्राइस रेट बढ़ रहे हैं। तीसरा, हम लोगों को लॉस इसलिए आया क्योंकि इतनी बारिश होने की वजह से बस का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है, वो खराब हो गई, पेंट खराब हो गया, उस पर एक मिल्की अपीयरेंस आ गई, वाइट सी वो बस लगने लगी। फिर हमने क्या किया, उसको स्टेनलेस स्टील का लुक देने के लिए उसको रीपेंट किया और उसमें 22 लाख रुपए लग गए। वो कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए, आप हमारी परफॉर्मेंस रिवाइज बजट बना के कंपेयर करो, इससे आपको कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, डिफरेंट कैलकुलेशंस मिलेंगी। उसको ऐसा लगता है
अगर रिवाइज बजट बनाएंगे तो प्रॉफिट कुछ और आएगा और साथ में जो हमारा कंक्लूजन है बोनस ना देने का वो भी बदल जाएगा। तो ये उसका व्यू है, हमें इसको असेस करना है, क्या आप इस व्यू से सहमत हैं कि नहीं है। एनालाइज द टूर मैनेजर व्यू। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, जैसे एक कंपनी ने 1 जनवरी को 9 मंथ्स का बजट बनाया अपने किसी सेल पर्सनल के लिए। अब वो बंदा अच्छा काम कर रहा था, जनवरी, फरवरी, इवन मार्च में भी अच्छा कर रहा था, लेकिन 21 मार्च को लॉकडाउन लग गया कोरोना के चलते। अब लॉकडाउन जब लगा तो वो आज तक चालू है, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस के साथ या कुछ कुछ कंटेनमेंट जोन के अंदर तो 100% लॉकडाउन चालू है। अब आज तक वो लॉकडाउन लगा रहा। अब वो उस लॉकडाउन के चलते वो सेल नहीं कर पाया जो उससे एक्सपेक्ट की जा रही थी, वो उतनी सेल नहीं कर पाया जितनी हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब सवाल ये है, क्या हम उसकी परफॉर्मेंस को खराब परफॉर्मेंस बोल दें, क्या हम उसको इंसेंटिव्स वगैरह ना दें, ये क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है, क्योंकि जब बजट बनाया गया था तो इस तरह की सिचुएशन कभी भी प्रिडिक्ट नहीं की गई थी। आप रिवाइज बजट बनाइए, ऐसा सोचिए अगर लॉकडाउन लगेगा, कोरोना काल आएगा, 6 महीने तक वो रहेगा और वर्कर को 2.5 महीने 3 महीने घर में बैठना पड़ेगा, उसके बाद भी वो रिस्ट्रिक्टिवली बाहर निकलेगा, तो ऐसे सिनेरियो में वो कितना बेच सकता है, ऐसा एक बजट बनाओ और उसने जितना बेचा उससे कंपेयर करो। अगर आपको लगता है ज़्यादा बेचा है तो आप उसको बोनस दो। ओरिजिनल बजट से कंपेयर करना ठीक नहीं है। यहाँ पे भी मिस मैगी का ये कहना है, यू हैव टू मेक द रिवाइज बजट। आप मेरे ओरिजिनल बजट से कंपेयर मत करो, आप मेरे ओरिजिनल बजट से कंपेयर मत करो, वो चीज़ ठीक नहीं है। आइए, हमें इसके बारे में बताना है और इस केस स्टडी को सॉल्व करना है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ इसको एक बार रीड करने के लिए, आप इसको पढ़ लीजिए मेरे सामने, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा। आइएगा, आप मेरे साथ कनेक्ट हुइए, मैं आपको इसका आंसर लिखवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये इनका ओरिजिनल बजट है। ओरिजिनल बजट में लिखा हुआ है रेवेन्यू 113,800, वेरिएबल कॉस्ट हमें दे रखी है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, ऑपरेटिंग एंड मार्केटिंग। यहाँ पर मैं आपके साथ एक्चुअल्स शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा, 93,500, इसके बाद नेक्स्ट है 19,600, नेक्स्ट है 37,700, नेक्स्ट है 6,200, 20,150,
10 100, और जो लॉस आ रहा है वो 250 का आ रहा है। आप देख सकते हैं रेवेन्यू तो बहुत कम मिला है इनको। इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल ये भी ज़्यादा लगा है, क्योंकि ये तो खुद ही बोल रही है फ्यूल का रेट बढ़ गया है। इनडायरेक्ट लेबर दिखने में कम है लेकिन इनफैक्ट ज़्यादा है। जिस हिसाब से 2 महीने काम नहीं हुआ उस हिसाब से सोच के देखो इनडायरेक्ट लेबर। वेरिएबल ओवरहेड भी दिखने में कम ही दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़्यादा लगे हैं क्योंकि इसमें 22 लाख रुपए तो मिल्क के अपीयरेंस की वजह से आ गया। मार्केटिंग एंड एडमिन यहाँ पैसे कम लगे हैं। तो जहाँ 23,200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था वहाँ 250 का लॉस हो रहा है। हम लोगों को यहाँ पर एक रिवाइज बजट बनाना होगा, उसके बाद हम कुछ कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, हमने शुरू में ये बोला था आपकी सेल इतनी होनी चाहिए, लेकिन जब हमने ये चीज़ बोली तो साथ में हमने ये कहा था कि आप पूरे 12 महीने काम करेंगे। हमने ये कभी भी नहीं सोचा था कि 2 महीने बस चलेगी ही नहीं ड्यू टू हैवी रेन। तो आपको अब क्या लगता है, ये जो सेल का अमाउंट आपने बनाया था, टारगेट बनाया था, ये सेम रहना चाहिए, कम होना चाहिए? अब जैसे मान लीजिए संपूर्ण लॉकडाउन था, उस दौरान अगर किसी आदमी का सेल्स टारगेट देखना हो तो क्या रखना चाहिए उस दौरान? मेरे हिसाब से तो 0 ही रखना चाहिए। तो 1,13,800 हम लोगों को दे रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पूरे 12 महीने का सेल है, हमें इसको 10 महीने पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि 2 महीने वहाँ बारिश की वजह से बिल्कुल भी काम नहीं हो पाया। तो मैं फटाफट से यहाँ पे लिखता हूँ वर्किंग नोट। रेवेन्यू रिवाइज्ड बजट फॉर 10 months ड्यू टू हैवी रेन। ये 12 months का है, तो 10 months का कितना? आइए निकालते हैं। मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ 94833। 94833 मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया है, आइएगा। नाइन फोर एट डबल थ्री। अब नेक्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल। आप मेरे को बताइए, हमने जो डायरेक्ट मटेरियल प्रिज्यूम किया था वो 13,600 प्रिज्यूम किया था। बजट में प्लान किया था, हमने माना था पूरे 12 महीने हमारी बस चलेगी और हमारा फ्यूल इतना लगेगा। अब जब हम रिवाइज बजट बना रहे हैं क्योंकि 2 महीने बिल्कुल ही खराब हो गए, तो फ्यूल इतना ही होना चाहिए, कुछ कम आना चाहिए? भाई फ्यूल भी कम होना चाहिए। जब आपने 2 महीने बस नहीं चलाई तो फिर ये एक्सपेंस तो कम होना चाहिए ना। अब कितना? तो मेरे को एक बच्चे ने बोला सर आप इसको 12 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं बताना चाहूँगा ये कोई फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी है जो हम ऐसे करेंगे। ये कोई फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी है जो हम ऐसे करेंगे डिवाइड बाय 12 इंटू 10। वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन सेल के साथ होता है, इट वेरीज विद सेल्स। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा यहाँ पर बजट में आपने जो मटेरियल सोचा था वो कितने रुपए की सेल के लिए था, और एक्चुअल में आप जब री बजट बना रहे हैं, री प्लान कर रहे हैं, तब सेल कितनी है। तो नई सेल के लिए मटेरियल कितना होना चाहिए, दिस यू हैव टू थिंक, दिस यू हैव टू डिटरमाइन। तो कैसे निकालेंगे, आइएगा ज़रा यहाँ पर।
डायरेक्ट मटेरियल रिवाइज बजट। इट वेरीज विद सेल्स, और ये सेल के साथ वेरी करती है। $13,600, 13,800, 94,833, 11,333। देखिएगा जरा, मटेरियल लगना चाहिए 11,333 और लगा 19,600। क्यों? क्योंकि रोज ही रेट बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के, इससे यहाँ पे पेट्रोल का दाम भी बढ़ रहा है। तो मिस मैगी ने बोला भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, आइए आगे चलते हैं। डायरेक्ट लेबर, जब 2 महीने बेसिकली बस नहीं चली तो डायरेक्ट लेबर का अमाउंट भी कम होना चाहिए, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये बस की रनिंग के साथ वेरी करती है। तो आप इसको कैसे करेंगे? ओहो, मैंने ना एक्चुअली डायरेक्ट मटेरियल की कैलकुलेशन गलत कर दी है, आई एम सॉरी, मैं इसको एक बार ठीक करना चाहूँगा। आपको उसका रीज़न भी बताता हूँ मैंने क्या गलती करी है। मैंने जो निकाला वो एक तरह से ठीक निकाला था रिवाइज, लेकिन यहाँ पे एक कंसर्न था जो मैंने इग्नोर कर दिया, और वो कंसर्न क्या इग्नोर कर दिया? मिस मैगी ने कहा डायरेक्ट मटेरियल के प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गए, आपने बजट में इसको कंसिडर नहीं किया था, आपने बजट में इसको कंसिडर नहीं किया था। तो अब जब हम रिवाइज बजट बनाएंगे ना, तो नए रेट के हिसाब से बनाएंगे, प्राइस बढ़ने के हिसाब से बनाएंगे। व्हाट आई मीन टू से, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम इसके हिसाब से बनाएंगे, इसके हिसाब से। तो मेरे से वो मिस्टेक हो गई थी, मैंने ओरिजिनल बजट के हिसाब से बना दिया, बट ओरिजिनल बजट के हिसाब से नहीं बनाएंगे, वो हम एक्चुअल के हिसाब से बनाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए रेट बढ़ गए हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें सोचना है 94,833 के लिए कितना फ्यूल लगना चाहिए। आइएगा ज़रा, 19,600 डिवाइडेड बाय 93,500, 94,833, 19,600 डिवाइड बाय 93,500 इंटू 94,833, 19,879 आते हैं। ये लेंगे हम फ्यूल प्राइस 19,879। हाँ, अब लेबर की हम बात कर रहे थे। लेबर भी कम हो जाएगी, लेकिन उसको ओरिजिनल सेल से ही रिलेट करेंगे, ओरिजिनल बजट से ही रिलेट करेंगे। उसका कारण यह है, रियल में लेबर में कोई फ़र्क तो पड़ा ही नहीं, कोई अनफोर्सीन लेबर में मैटर आया ही नहीं। तो हम यहाँ पे ऐसे कुछ बोलेंगे, ये जो लेबर है ये 1,13,800 सेल के ऊपर है, तो रिवाइज सेल के ऊपर कितनी बनेगी? तो उसी प्रपोर्शन में कवर कर देते हैं। इट वेरीज विद सेल, यहाँ लिख देते हैं, एंड एज पर एक्चुअल। वर्किंग नोट नंबर 3, इट वेरीज विद सेल्स, ये सेल के साथ वेरी करेंगे। चालीस 500, 1,13,800, 94,833,
33,750 33,750। अब वेरिएबल ओवरहेड देखेंगे। देखिए हमारे जो वेरिएबल ओवरहेड है वो 7700 है इस सेल पर, तो नई सेल पे कितना? सिक्स 416 6417। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे लेके चलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखिएगा जरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्वेश्चन कहता है 18,100 बजट था, बट उसने कहा मेरे 22 लैक्स मिल्की अपीयरेंस को हटाने में लग गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 22 लैक्स को अगर हम ऐड कर भी देते हैं तो ये 3 जीरो काट दो, तो 2200 प्लस 18,100, तो ये 20,300 बन जाएगा, और ये सेम रहेगा 10,700। अब आप यहाँ से रिवाइज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ज़रा चेक कीजिए रिवाइज प्रॉफिट कितना आता है। थ्री 787। सारी बातें यहाँ पर आ चुकी हैं। आप एक बात समझिएगा, हमारा जो रिवाइज प्रॉफिट आया है वो 3787 आया है, जबकि एक्चुअल कितना है माइनस में। तो अब आप बताइए मिस मैगी को बोनस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिस मैगी को बोनस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस केस में मिस मैगी को बोनस नहीं मिलना चाहिए। उसका कारण है
हमने बजट को रिवाइज भी किया, उसकी वजह से हमारा जो टारगेट प्रॉफिट था वो कहीं ना कहीं 23,200 से 3787 पर आ गया। तो कम से कम 3787 तो कमाना चाहिए था ना, उसने तो कंपनी को लॉस दिया है, तो बोनस किस चीज़ का? तो यहाँ पे किसी भी तरह का बोनस नहीं मिलना चाहिए। और साथ में ये जो बजट था ये खुद उसके पार्टिसिपेशन से बनाया गया है, और साथ में हमने बजट को रिवाइज भी तो किया है। सो शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी बोनस। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का मोराल खराब होता है और उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए हम उसको कहेंगे थोड़ा बहुत बोनस या थोड़ा बहुत इंसेंटिव उसको दे देना चाहिए, बट उसके लिए हम आपको रीजन देंगे। ऐसे नहीं कि भाई ऐसे फ्री में आप बांट दो पैसा। मैं रीजन क्या देना चाहता हूँ, देखिएगा जरा यहाँ पर। उसने एक अच्छा काम किया, मार्केटिंग की फिक्स कॉस्ट को कम किया, साथ में कहीं ना कहीं उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी कम किया, उसने कंपनी के वेरिएबल ओवरहेड्स को भी कम किया। अब जो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके पीछे रीज़न ये है, एक तो रेवेन्यू उसका कम रहा, और दूसरा जो डायरेक्ट लेबर है उसका प्रोपोर्शन कहीं ना कहीं बढ़ गया। तो शायद ये भी हो सकता है कि बरसात के सीज़न के अंदर उसको डायरेक्ट लेबर अवेलेबल ना हो, या लेबर थोड़ी हाई रेट पे अवेलेबल हो, या लेबर टर्नओवर हो गया हो। तो हम उसको ये बात बोल सकते हैं और कुछ एक बोनस देके उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह का एक नोट आपको यहाँ लिखवाऊंगा और समझाता हूँ कि क्या फाइनल कमेंट बनता है। लिखिएगा ज़रा, देखिए। एज पर एज पर मिस मैगी, एज पर मिस मैगी, budget is revised. Budget is revised, but still, profit is short. In actual, as compared to budget profit, she should not be given any bonus for this. But still, but still, she performed well in saving few fixed cost and variable overhead. Therefore, company can think of giving some bonus to motivate एम्प्लॉय तो हम यही कह रहे हैं कि कंपनी एटलीस्ट कुछ बोनस दे सकती है जिससे जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट हो जाए। तो मैं आपको एक बार पूरा केस स्टडी बता देता हूँ। हम लोगों ने बजट बनाया, लेकिन जब हमने उसको एक्चुअल से कंपेयर किया तो हमको लॉस आया और बजट में हैवी प्रॉफिट था। उसके पीछे टूर ऑपरेटर ने अपना रीज़न दिया और उसने कहा कि 2 महीना में बस नहीं चला पाई। कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा चल कोई बात नहीं, हम तेरे लिए बजट को भी रिवाइज कर देते हैं और उसके अंदर पेट्रोल की फिगर भी कंसिडर कर लेते हैं, जो इंटरनेशनल रेट मार्केट में रेट है उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तब भी 3,000 समथिंग हमारा कुल मिला के
प्रॉफिट आ रहा था बट उसने लॉस दिया, तो उसको बोनस नहीं मिलना चाहिए। बट हमने कहा थोड़ा, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उसने कुछ काम अच्छे किए हैं, उसको मोटिवेट रखने के लिए आप थोड़ा बोनस दे सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलूँगा, और एक केस स्टडी है, वो एट द मोमेंट मेरे पास तो नहीं है, बट स्टिल मेरे को उसके सारे फैक्ट्स पता हैं, और मैं आपको उस केस स्टडी के बारे में समझाता हूँ। देखिए, केस स्टडी क्या है, एक एसपीएम कॉलेज है, उसमें हुआ क्या, 2018 का बजट बन रहा है, तो जो डायरेक्टर है वो सभी का बजट बना देता है, लेकिन बजट बनाने का जब वो सबमिट करता है बोर्ड को, तो बोर्ड को बड़ी खुंदक आती है। वो कहता है 2017 तक आप ऐसे ही करते आ रहे हैं, इस बार भी आप ऐसे ही कर रहे हैं, हमारे स्कूल में कोई ना कोई सीनियर मैनेजमेंट है, तो आप उनका इन्वॉल्व क्यों नहीं करते, आप सीनियर मैनेजमेंट को बजट के अंदर क्यों नहीं लेते, क्यों बंद कमरे में आप अपना खुद का बजट बना के हमारे ऊपर थोप देते हैं। तो आपको ये बताना है पार्टिसिपेटिव अप्रोच, ये जो बोर्ड बोल रहा है, इसके क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान है। तो पार्टिसिपेटिव अप्रोच के आपको कुछ बेनिफिट्स बताने हैं। तो एक तरह से सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए अलोंग विद डायरेक्टर टू मेक द बजट। तो इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज बतानी है, तो मैं आपको वो केस स्टडी के फैक्ट्स तो बता दिए हैं, और उसके आंसर्स कुछ इस तरह से बताता हूँ, देखिएगा जरा। पार्टिसिपेटिव अप्रोच, पार्टिसिपेटिव अप्रोच यहाँ पे लेके चलते हैं। एडवांटेजेस, अगर हम एम्प्लॉय को बजट में पार्टिसिपेट कराते हैं, देन ही टेक्स द ओनरशिप, ही मेक्स एवरी एफर्ट टू अचीव द बजट। उसको लगता है ये मेरा अपना सेट किया हुआ है, किसी ने मेरे ऊपर थोपा नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देता है, अपना 110% देता है इस बजट को अचीव करने के लिए। तो पहला पॉइंट, ओनरशिप, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव द बजट। दूसरा, दे फील मोटिवेटेड, उनको ऐसा लगता है कि बिजनेस को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए उनसे सजेशन मांगे जा रहे हैं, तो वो अपने आप को उस बिजनेस का पार्ट समझने लगते हैं, एंड दे वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट। सेकेंड, मोटिवेशन, फील मोटिवेटेड by involving themselves, in budget process। थर्ड, अगर मान लीजिए बजट अचीव नहीं होता, तो वो ब्लेम गेम नहीं खेल सकते, साहब आपने अनरियलिस्टिक टारगेट दे देते, हम क्या करें, हमसे कैसे अचीव होगा, तो ये सब बातें वो नहीं कर सकते। ब्लेम, can't blame top management for setting up of अनरियलिस्टिक टारगेट। साथ में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है मीट और ग्रीट करने की टॉप मैनेजमेंट को, डायरेक्टर के साथ वो बैठ सकते हैं, अपने और भी ऑर्गेनाइजेशन के जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। फोर्थ, अपॉर्चुनिटी, get opportunity to meet top management।
और टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठने की उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये आपने देखा कुछ एक एडवांटेजेस हैं पार्टिसिपेटिव अप्रोच की। साथ में इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। पहली डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, वो लोग एकेडमिक्स में अच्छे हो सकते हैं बट कंपनी में प्लानिंग लेवल पर वो अच्छा परफॉर्म ना करें। पढ़ा अच्छा सकते हैं लेकिन उनको कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट प्लानिंग की नॉलेज ना हो तो ये सारा काम बेकार हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, आइए लिखते हैं। फर्स्ट, may be good at academics but not at corporate governance। सेकेंड, इनको पार्टिसिपेटिव अप्रोच में लेकर आते हैं तो ये कई बार ना आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा करते हैं, झगड़ने लगते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो डायरेक्टर के साथ भी यही काम करें। इसका मतलब possibility of involving in arguments with director or with other co-staff। जनरली इनकी एक हैबिट देखी गई है, ये लोग जब अपना बजट बनाते हैं तो इन्फ्लेट करके बनाते हैं जिससे कट पिट कर एटलीस्ट उतना मिल जाए जो इन्होंने डिज़ायर किया है। इसका मतलब intentionally they make their budget at higher level so that after cut they get what they want, और उनको वो मिल जाए जो वो चाहते थे। तो मैं आपके सामने दोबारा से हूँ, हम लोग पार्टिसिपेटिव अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं। पार्टिसिपेटिव अप्रोच में हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे। मैं आपको एडवांटेजेस बताना चाहता हूँ एक बार फिर से। ओनरशिप, अगर आप वर्कर को इन्वॉल्व करते हैं तो वो बजट की ओनरशिप लेता है, वो उसके ऊपर काम करने के लिए मन से तैयार रहता है और एवरी एफर्ट करता है उसको अचीव करने के लिए। मोटिवेशन, उसको मोटिवेटेड फील होता है कि वो टॉप मैनेजमेंट के साथ प्लानिंग में इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस बिजनेस का पार्ट समझता है, नॉट जस्ट अ एम्प्लॉय। ब्लेम, वो ये भी नहीं बोल सकता कि आपने मेरे को टारगेट्स, मेरे को बजट अनरियलिस्टिक दे दिए हैं, काफ़ी बड़े टारगेट्स दे दिए तो पॉसिबल ही नहीं अचीव करना, क्योंकि वो खुद इन्वॉल्व था तो वो इस तरह की बात नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू मीट विद द टॉप मैनेजमेंट, वो टॉप मैनेजमेंट के साथ मिल सकता है, ग्रीट कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, वो एकेडमिक्स में अच्छा हो सकता है बट प्लानिंग बजट के अंदर वो अच्छा ना हो। ये लोग जब बैठते हैं तो बेसिकली पर्सनालिटी ट्रैट आ जाता है। पर्सनालिटी ट्रैट का मतलब कुछ लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको अच्छी तरह से बिहेव करना नहीं आता कि टॉप मैनेजमेंट के साथ कैसे बात करनी है, तो कई बार वो आर्ग्यूमेंट तू तड़ाक कर देते हैं, तो इससे वो माहौल ख़राब हो जाता है। इंटेंशनली दे मेक देयर बजट हाई लेवल, ये लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इनको कोई एक्सपेंस करना है 1 लाख का, तो ये 1.5 लाख का बजट बनाते हैं।
अब सामने वाला आदमी भी शर्म करके इसको काट के 1.25 लाख कर देता है, ये फिर भी खुश है क्योंकि 1 लाख का इनका टारगेट था। तो इंटेंशनली ये लोग ना बजट को इन्फ्लेट कर देते हैं जिससे कि आफ्टर कट्स इनको उतना मिल जाए जितना ये डिज़ायर कर रहे हैं। तो ये इनकी रग रग में बसा होता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने आपके साथ बजटरी का मीनिंग और साथ में बजट कैसे बनाते हैं उसके 2 स्टाइल आपके साथ कंसिडर किए। एक था इम्पोज्ड स्टाइल, यानी कि आपके ऊपर थोप दिया जाता है और वो टॉप से बॉटम तक आता है। इसके फ़ायदे ये हैं, एक तो ये लेस कॉस्टली है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होती। बट इसकी डिसएडवांटेज ये है, यहाँ पर लोग कहते हैं आपने हमारे लिए टाइट बजट बना दिया, डिमांडिंग बजट बना दिया, अनरियलिस्टिक बजट बना दिया। दूसरा होता है बॉटम अप, नीचे से ऊपर की तरफ। हर कोई आदमी अपना बजट खुद बना के अपने बॉस को सबमिट करता है और वो बजट बनाता है कॉर्पोरेट गोल को ध्यान में रखते हुए। इस बजट को टॉप मैनेजमेंट को सबमिट कर दिया जाता है और वो जो टॉप मैनेजमेंट है, अगर उनको लगता है ये बजट ठीक है तो ओके है, अगर उनको लगता है बजट ठीक नहीं है तो वो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए बोल देते हैं। तो उसमें वो चेंजेस लाके हम बजट को ठीक बना सकते हैं। इसके अलावा इसकी डिसएडवांटेज एडवांटेजेस हमने आपको बताई और साथ में केस स्टडी ग्रेट बस वाली कराई। उसका क्रक्स ये है, जब बजट बनाया गया तो हमें पता नहीं था कि पेट्रोल के रेट बढ़ जाएंगे, हमें नहीं पता था 2 महीने बारिश आएगी और ये भी नहीं पता था कि मिल्क की अपीयरेंस को हटाने के लिए हैवी अमाउंट रीपेंड कराना पड़ेगा। तो हमने बजट को रिवाइज किया, रेवेन्यू को 10 मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया और जो पेट्रोल हमने बजट में प्रिज्यूम किया था उसको डिस्कार्ड कर दिया। हमने नई रेशो निकाली सेल के साथ, उसके अकॉर्डिंग पेट्रोल लिया। बाकी सारे वेरिएबल एक्सपेंस को हमने बजट के प्रपोर्शन में ही चेंज कर दिया। जो उनका अमाउंट था टू सेल्स, वही प्रपोर्शन हमने रियल में मेंटेन करा। अब आपको पता है फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम रहती है, वो सेम ही थी, बट फिर भी हमने 22 लाख रुपए को अपने बजट के अंदर जगह दे दी। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा, आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी होगी। हम आज के सेशन में इतना ही करेंगे, बहुत जल्द आपसे जुड़ेंगे एक नए सेशन के साथ, उसमें नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी में मेरा SCMPE का एक बैच चलता है मॉर्निंग में, वो रहता है मंडे टू सैटरडे 7 to 9 AM और आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच स्पेशली नवंबर 20 एग्ज़ाम के लिए है। अभी बहुत कुछ इस बैच में होना बाकी है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस बैच को ज्वाइन करें और इस बैच में आके आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करें। आप लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे। बाय बाय। सी यू।